बहुत सालों से ना मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ और ना अब एक बात तो ये रिपीटेडली दिखती है कि इंजीनियर्स का सक्सेस रेट यूपीएससी में थोड़ा ज़्यादा है। इस पर हमने रिसर्च भी करी और हमने इस पर डेटा भी देखा, यूपीएससी भी रिजल्ट पब्लिश करता है तो उस पर बात देखी। तो अब ना यहाँ पर हमारे पास कुछ लेसन्स हैं जिनके से हम कुछ सीख ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो कैसे उसका फ़ायदा उठाएं, अगर इंजीनियर नहीं हैं तो कैसे उसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं अभी वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी अगर आपके पास ऑप्शनल है एंड इनफैक्ट अगर लेट्स से यूपीएससी में कदम रख ही लिया है तो क्या कोशिशें, क्या कारण रहेंगे हमारे कि इंजीनियर ज़्यादा रैंक निकालते हैं एंड कैसे हम उस पूरे प्रोसेस को हम कॉपी करें ताकि अगर मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मेरा भी अच्छा रैंक आए। ओके, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी इस छोटी सी एक प्रेजेंटेशन की तरफ जहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर है बात कि इंजीनियर्स ज़्यादा कामयाब क्यों हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा मैं। उसके पहले जैसे मैं आपको दिखा दूँ इस बार रैंक 13 मेधा आनंद इंजीनियर, अर्नव मिश्रा आईआईटी के इंजीनियर, सृष्टि देशमुख ये भी इंजीनियर, जागृति अवस्थी और आप जितने सारे रैंक 2 इस बार अनिमेश प्रधान इंजीनियर, जितने भी आप बहुत सारे नाम देखेंगे जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल से पर्टिकुलरली टॉपर्स निकले इंजीनियर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एक हमें कुछ कोरिलेशन नजर आ रहा है तो इस पर हमने बात करी, हमने पर्टिकुलर चीजें हमने सोची, मैं आपको चाहता हूँ बताना। सबसे पहली बात तो ये कि ना कि अगर मुझे समाज को समझना है तो समाज को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि मुझे सोशियोलॉजी की कोई डिग्री चाहिए, है ना। सोशियोलॉजिस्ट होना है मुझे कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है। एंड इनफैक्ट यहां पर अगर मैं एक छोटी सी चीज पहले आपको बताऊं कि डेटा बताता हूं, उसके बाद एक छोटा सा ऐसे एक बहुत ही प्यारा पर्सपेक्टिव है जो हमारी रिसर्च में ही हमारे सामने आया कि ना वो कहते हैं कि ना कि 2017 से 21 के बीच में यूपीएससी कह रहा है 63% बच्चे जिन्होंने यूपीएससी मेंस लिखा वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। और ना उसके सिवा अगर आप देखो तो सिर्फ अगर आप देखो यहाँ पे देख पा रहे हो 1033 बच्चे ह्यूमैनिटीज के थे, अप्रोक्सीमेटली 1/4 है ना, 24-25% के आसपास बच्चे ही ह्यूमैनिटीज से थे, बाकी बच्चे नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के थे, साइंस के होंगे या इंजीनियरिंग के होंगे या फिर मेडिकल साइंस। आपको ऐसा लग सकता है कि हमारे देश में इंजीनियर्स हैं ही बहुत ज्यादा तो शायद इसलिए क्रैक करते होंगे, नहीं दोस्तों ये सही नहीं है। डेटा AICTE का डेटा और बहुत सारा और डेटा बताता है कि इंजीनियर तो लेस देन 10% हैं जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं। किसी किसी डेटा में तो हमें पता लगता है कि 1000 में से सिर्फ 7 बच्चे इंजीनियर हैं। तो ये डेटा जो हमें पॉइंट आउट किस तरफ करता है कि इंजीनियर्स बहुत कम है लेकिन सक्सेस जो पर्टिकुलर मिल रहा है यूपीएससी में वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट मिलता है। ओके, तो हमने इसी के लिए हमने यहाँ पे एक रिसर्च की, हमें पता लगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसको आप अगर इंजीनियर नहीं है तो जरूर अपनाएं, अच्छा रैंक निकालें, है ना। देखो सबसे पहली बात तो है कि फ्रेश पर्सपेक्टिव है कि ना कोई भार लेके नहीं आते और ना पर्टिकुलरली जैसे मन में आपने एक बार सोच लिया होता है यूपीएससी करना है, एक बार जैसे जोश आ गया होता है यूपीएससी करना है तो नई चीजें पढ़ने में थोड़ा उत्साह जगता है ना, कि मजा आता है, कुछ नया जानेंगे। इंजीनियर्स पर्टिकुलरली तो जैसे मैं खुद भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो जो सोशियोलॉजी में हमने चीजें पढ़ी फर्स्ट टाइम हमें पता ही नहीं थी, पहले बहुत कम बात हुई थी, कोई एक आधी किताब कभी पढ़ ली हो, कभी नॉवल पढ़ लिया हो, उसमें थोड़ा बहुत समाज के बारे में पता चलता है, लेकिन जो ये एग्जैक्ट समाज के बारे में पता चलता है, सोसाइटी कैसे काम करती है, सोसाइटी में बहुत सारे पहलू नए नजर आते हैं, पढ़ के मजा आता है, फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है, कुछ भार नहीं होता कि मैं फिर से वही पढ़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं जिंदगी के साथ, है ना, बोरिंग नहीं होता। सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा तो मैच खाता ही है। एंड देन इंटरप्रिटेशन ऐसे बहुत कोई घुमावदार इंटरप्रिटेशन नहीं है, आप सुनते हैं कुछ, किसी से लेक्चर लगाते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन समझते हैं, देन आप ग्रेजुअली ये समझते चले जाते हैं कि इस इंसान ने ये इंटरप्रेट किया, दूसरे इंसान ने कुछ ऐसा इंटरप्रेट किया होगा, तीसरे ने ऐसे, आप बस इसको कैटेगराइज करते जाते हैं, कहानियां सुनते जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझते चले जाते हैं। एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है कि ओके कि ये थिंकर ने समाज को समझा कि अरे बहुत ही उपद्रव है, बहुत समाज आपस में भिड़ रहा है, लड़ रहा है, दूसरे वाले को लगता है समाज में बहुत ही प्यार है ना। तो ये एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है कि क्यों इसको लगता है समाज में प्यार है, क्यों इसको लगता है कि समाज में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना। एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल जो थिंकिंग साथ आप जो चीजों को प्रोसेस करते हो कि अगर कोई आंसर, कुछ क्वेश्चन में आंसर में डिमांड है तो लॉजिकली आगे बढ़ते हो कि पहले कुछ ये बात समझाएंगे, देन उसका कुछ अगेंस्ट समझाएंगे एंड देन कुछ कंक्लूजन लिख देंगे, लॉजिकल प्रोसेस। और मैं आपको चाहता हूं बताना ह्यूमैनिटीज वाले तो इसमें ही बिल्कुल ही इसमें ट्रेंड है, लेकिन एडवांटेज कैसे लें मैं आपको अंत में बताऊंगा। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि थोड़ा सा आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि एथिक्स के बहुत सारे आंसर्स में, सोशियोलॉजी के बहुत सारे आंसर्स में आप जो
डाइवर्स चीजों को, क्योंकि आपने सब चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ी हैं, आपके दिमाग में ऐसे कोई चीज ऐसा नहीं है कोई स्पेशल वेटेज रखती है, कोई लेस वेटेज रखती है, आपने सब कुछ नया नया पढ़ा होता है। 1-1.5-2 साल में ही आपने बहुत सारी नॉलेज गेन की होती है ह्यूमैनिटीज की। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों की अप्रोच थोड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाती है कि थोड़ा यहां से बोरो कर लिया, थोड़ा यहां बोरो कर लिया। एथिक्स में तो ये बहुत देखने को मिलता है पर्टिकुलरली, कि एथिक्स में इतने डाइवर्स आंसर बना देते हैं कई बार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे कि देख के लगता है यस ये काफी काफी हॉलिस्टिक आंसर है। तो इसको हमने इंप्लीमेंट करना है, इससे हमने वर्सेस नहीं बना देना कि वो इंजीनियर ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऐसा कभी जो अपने साथ होने नहीं दूंगा। वर्सेस नहीं बनाना, हमने सीखना है, वी जस्ट हैव टू लर्न। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ओके देन एक ना फ्रेश आइज के कारण ना जो बैगेज नहीं है इतिहास का, जो अदरवाइज ना बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं लेते और एक्साइटमेंट थोड़ी बनी रहती है, कुछ नया पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये चीज बहुत बढ़िया चीज होती है। तो इनफैक्ट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज में होते हैं सोशियोलॉजी से, वो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं होते, उन्होंने कुछ ना कुछ और बैकग्राउंड से होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से हो सकते हैं, सोशियोलॉजी चूज करते हैं, एक्सेल भी करते हैं। मैं आपको उनकी भी तस्वीरें अभी दिखाता हूँ। ओके, अब ना इंजीनियर्स ना किसी किसी चीजों में थोड़ा तो यहाँ पर ट्रेंड होकर आते हैं, एक पर्टिकुलर चीज की चीजों को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, है ना, कैसे रिटेन किया जाए। रिटेन करने के बाद ना थोड़ा सा जैसे कि अब ये पूछेंगे तो मैं ये बता दूंगा, और रिप्रोड्यूस कैसे करना है एग्जाम में मैं आपको चाहता हूं बताना। बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वो लास्ट के दिनों में पढ़ के पास होते हैं, है ना, तो इसीलिए ना ये एक आइडिया रहता है कि एग्जाम सिर्फ क्रैक करने के लिए, एग्जाम सिर्फ क्रैक करने के लिए, बहुत दिल पे नहीं लगाना और ऐसा दिल पे हावी नहीं होने दूंगा मैं। एग्जाम में कुछ कुछ ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, इसको मैं ऐसे ब्रेक डाउन करूंगा और ब्रेक डाउन करके मैं ऐसे इसको पढ़ लूंगा, रट लूंगा एंड कैसे एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दूंगा। एंड ये चीज मैं अपने कोर्सेज में भी कोशिश करता हूं, अपने जितने वीडियोस बनाऊं कोशिश करता हूं कि हमने अगर एग्जाम स्पेसिफिक मोड में जाना है तो हमें एग्जाम के स्पेसिफिक तैयारी ही करनी होगी। हम अगर बहुत मन लगा लेंगे, दिल लगा लेंगे, एक टॉपिक पे पीएचडी कर डालेंगे, बाकी टॉपिक रह गए ना, बाकी टॉपिक्स रह गए तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए बहुत क्रेजी दिल नहीं लगाना, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई करनी जरूरी होती है, नंबर अच्छे आते हैं। ओके, अब इसीलिए ना यहाँ पर एक जो प्रेपरेशन है सिस्टमेटाइज हो जाती है, एक सिस्टम का पार्ट बन जाती है, सिस्टमैटिक हो जाती है, और ये जरूरी चीज है कि डाइवर्स चीजें अगर आपको कवर करनी है तो इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं कवर करने के लिए। एक एक सेमेस्टर में 8 से लेकर 10 सब्जेक्ट रहते हैं, है ना, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट एक ऑटोमेटिक एक चीज बन जाती है। तो मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल एक ट्रेट भी है यूपीएससी का। और कई बार ना बहुत ज्यादा हमें जब चीजों के बारे में पता होता है ना, बहुत घुस जाते हैं, तो हमने आंसर लिखने में बहुत कठिनाई होती है। तो हमें लगता है कि अरे ये बात बताऊं कि वो बताऊं, उसका पर्सपेक्टिव दूं, इसका दूं, तो वो 150 शब्दों में हम कहानी समझा ही नहीं पाते। इसीलिए ना अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, पर्टिकुलरली यूपीएससी में, है ना। तो इसीलिए एक राइट अमाउंट ऑफ, लेस नॉलेज से भी नहीं होगा, ज्यादा से भी नहीं होगा, एक राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड डाइवर्स तरह की नॉलेज, ज्यादा सारी चीजों की नॉलेज, वो आपको एग्जाम क्रैक कराने में बहुत हेल्प करती है। तो इसीलिए बायसनेस से बचते हैं कि आपका ना एक जैसे अदरवाइज किसी चीज के साथ आप बहुत टाइम लगा चुके होते हैं, 5 से 8 साल लगा चुके हैं ना, आपके बायस डेवलप हो जाता है कि आपको एक चीज के प्रति लगाव होता है, एक चीज आपको अवॉइड करने का मन करता है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, ना किसी से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना। अब पर्टिकुलरली ओवरलैप ढूंढते हैं कि ना ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए, जीएस तो पढ़ना ही है सभी ने, ऐसा कोई सब्जेक्ट मिल जाए जिसमें थोड़ी सी जीएस 1 की तैयारी हो जाए, जीएस 2, 3, 4 भी निकल जाए, एसए की तैयारी हो जाए। तो ये ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 में एंड इनफैक्ट एसए में। सोशियोलॉजी, पॉल साइंस उसके लिए ज्यादा ही फेमस है। अब इसीलिए रियल लाइफ एप्लीकेशंस के यहाँ पे बहुत स्कोप रहता है और केस स्टडीज, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को डालना, यहाँ पर डाइवर्स टॉपिक्स डाल के वर्सेटिलिटी दिखती है। अब इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना, इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स अपार्ट एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर प्लान के हिसाब से काम नहीं करोगे, किसी मर्जी बैकग्राउंड से आ जाओ, कामयाबी नहीं मिलती। प्लान के हिसाब से काम करोगे, चीजों को कवर करने के हिसाब से प्लान करोगे, कामयाबी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। गारंटी कभी भी नहीं हो सकती, चांस ही हमें बढ़ाना है कि अगर कोई भी चीज ना टॉपिक आप छोड़ के जाओगे ना एग्जाम में, आप अपने ना सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ा रहे हो। अगर हर टॉपिक कवर करके जा रहे हो, उसकी थोड़ा थोड़ा गहराई में उतर के जा रहे हो, उसके कुछ सवाल सॉल्व किए हुए हैं, उसके बारे में आपने कुछ कुछ जो आंसर लिख के चेक करवाए हुए हैं, फीडबैक लिया हुआ है, उस पर काम किया हुआ थोड़ा बहुत, तो आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हो ना। ये चीजें करनी मुश्किल है, तो इसीलिए ही आप देखते हो कि जो लाइक ट्रू सेंस में आपका कंपटीशन होता है ना, वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि
5 लाख बच्चों ने पेपर अप्लाई किया तो 5 लाख आपका कंपटीशन है, 5 लाख नहीं है, कंपटीशन बहुत ही कम है, 40-50 हज़ार के आसपास ही है। 40-50 हज़ार बच्चे ही हैं जो सीरियस लेवल पे चीज़ों को बिल्कुल एकदम टुकड़ों में तोड़ के उनमें गहराई में उतर के आंसर लिख के फीडबैक लेके कुछ काम करते हैं। एंड देन इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि अपनी एडवांटेजेस को अपनी बेटरमेंट के लिए यूज करो, ठीक है। जैसे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, इनके राइटिंग, इनके एक्सप्रेशन बहुत बेटर होता है बाकियों से, तो इसीलिए इसको यूज करना है आपने अपनी एडवांटेज के लिए। अब डॉक्टर अगर आप बैकग्राउंड से हैं, मेडिसिन आपका बैकग्राउंड रह चुका है, आपको बहुत लॉन्गर आंसर्स लिखने की, हाथ चलाने की आदत होती है, इसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज करो। यूपीएससी पूछेगा ये सवाल और आपको 3000 से 4000 शब्द लिखने होंगे 3 आवर्स में, फिर पहले एक बार GS1 में, फिर GS2 में, 3 में, 4 में, एसए में, है ना, आपको बहुत सारे लिखने होते हैं। देन ऑप्शनल का पेपर आपका आ जाता है, लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, बहुत कुछ लिखना होता है। डॉक्टर्स की एडवांटेज है, ह्यूमैनिटीज जिनके सब्जेक्ट रह चुके हैं उनकी एडवांटेज है, एक्सप्रेशन उन पे उनकी थोड़ी ग्रिप ज्यादा है कंपेयर टू इंजीनियर्स। और ह्यूमैनिटीज की जो फेमिलियरिटी वो तो है ही है कि एक पर्टिकुलर किस तरह से आंसर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से आर्ग्यूमेंट बिल्ड करूं, है ना, थोड़ा पहले से किया हुआ है, उसलिए ना उससे बोर होके उसको साइडलाइन मत करो, उसका फायदा उठाओ। क्योंकि एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम में एक चीज जो आपको बहुत हेल्प करती है वो है आपका पास्ट। अपने पास्ट को जो ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाओ कि सर मेरे पास ना बहुत कैपेसिटी है लॉन्गर आवर्स तक बैठने की, सर मेरे पास ना बहुत कैपेसिटी है लंबे लंबे आंसर्स लिखने की, सर मेरे पास ना बहुत कैपेसिटी है लेक्चर्स लगाते रहने की। तो जो आपकी कैपेसिटी वाली जो आपका पास्ट है उसको यूज करो, उसको यूज करो। आप बहुत सारे बच्चे ना अपने नेगेटिव साइड पे बहुत देखते हैं कि सर मेरे से ना लंबे आंसर नहीं लिखे होते, सर मुझसे बहुत देर तक बैठ नहीं होता। ओके, उस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज तो होगी जो शायद आपकी बाकियों से शायद थोड़ी बेहतर हो, जो कि इस जगह पे रिक्वायर्ड है, उसमें कुछ कुछ अलाइन होती हो, उस पर काम करो। तो इसीलिए अपने पास्ट में कमियां ढूंढने के बजाय अपने पास्ट की कुछ एक आधी अच्छी अचीवमेंट की तरफ देखो एंड उस पर काम करो। और इसलिए क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को अपनाओ। यहां पर जो आप ह्यूमैनिटीज वाले देखते हैं, डाइवर्सिटी लाने की कोशिश कर सकते हो आप अपने आंसर्स में। एंड जो आपका जो थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, क्वालिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव नहीं मैं बोल रहा, ह्यूमैनिटीज में क्वांटिटेटिव रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्वालिटेटिव चीजों की, जैसे व्हाई इज समथिंग ब्यूटीफुल, ये इंजीनियर वर्सेस अगर एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले में, ह्यूमैनिटीज वाला बहुत अच्छा आंसर लिख सकता है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटी के बारे में बात करनी है। तो इसीलिए कि कैसे हम अन्याय को कम करें, कैसे दुनिया में गरीबी हटाई जाए, है ना, मोस्ट लाइकली ह्यूमैनिटीज वाले इस पे जेनेरिक आंसर बेटर लिख पाएंगे। इसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज करो। तो इसीलिए जहां इंजीनियर्स को एडवांटेज है कि एक फ्रेश स्टार्ट है, सब कुछ चीजों को एकदम नई नजर से देखते हैं, एक्साइटमेंट बनी रहती है बहुत देर तक, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए थोड़ा सा वो फ्रेश वाला वहां पे एस्पेक्ट कम होता है। लेकिन आपके पास्ट में आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, जल्दी एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बनाओ। तो इसीलिए जहां पर देर आर अ फ्यू थिंग्स जो ह्यूमैनिटीज वालों को फेवर करती हैं, देर आर सम थिंग्स जो इंजीनियर्स वालों को फॉलो करती हैं, जो फेवर करती हैं। बैलेंस अगर यहां पर हम ढूंढने की कोशिश करें, कुछ चीजें आपको उनकी अपनानी चाहिए, कुछ उनको आपकी अपनानी चाहिए। इसलिए ही अगर एक्सेल करना है, रैंक निकालना ही करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ो एंड देन लुक एट दैट। जैसे कोमल अग्रवाल मेडिकल बैकग्राउंड एंड हाईएस्ट स्कोरर थी सोशियोलॉजी में, रुचि बिंडल एमए बैकग्राउंड, देन सलोनी छाबड़ा, सान्या छाबड़ा, ये सभी नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है एंड ये अंडर 100 यहां पे जैसे रैंक है। एंड ऐसे अगर हम बात करें, जो कोमल अग्रवाल का रैंक 312 था, लेकिन सोशियोलॉजी में 315 नंबर थे, क्योंकि अगर अपना मेडिकल बैकग्राउंड है, आंसर्स लिखने की आदत है, वो मेंटल फटीग फील नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत पढ़ना पड़ता है ना, ये बात है। तो इसीलिए उसको एडवांटेज के साथ यूज करो एंड सिस्टमैटिकली सीखो, ठीक है। तो इसीलिए बस मैं चाह रहा था बताना, और पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स हम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी चलाते हैं जहां पे हम सिस्टमैटिकली पढ़ाने के ही, हमारे YouTube पे पूरे के पूरे वीडियोस लगे पड़े हैं, सिस्टमैटिकली ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कि एक चीज है, सब्जेक्ट को अगर सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ा तो चाहे आप जिस मर्जी बैकग्राउंड से आए तो नहीं क्रैक होगा एग्जाम। इसे सिस्टमैटिकली पढ़ें। जैसे हमारे कोर्स भी हैं, है ना, जैसे आप विद मेंटरशिप वाला कोर्स है जहां पे आप आंसर्स भी इवैल्यूएट करवाते हो, कोर्सेज में लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, मंथली करंट अफेयर्स हैं, 18 से 20 पेज से कम रखने की कोशिश करते हैं, हर महीने का करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको ईपीडब्ल्यू, हिंदू और एक्सप्रेस और बाकी मैगजीन्स में जाके सोशियोलॉजी ओरिएंटेड कंटेंट ना ढूंढना हो, आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। 20 पेजेस से कम होता है हर मंथ का। तो मेंटरशिप मिलती है, कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनसे बात करने का, उनसे समझने का मौका मिलता है। तो ये वाला बैच अवेलेबल है। इसके बिना वाला भी है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन इसमें मेंटरशिप नहीं रहती। लेकिन एक चीज है इसमें कि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आप इवैल्यूएट कराने के लिए सबमिट नहीं कर सकते, है ना। तो
ये सब चीजें अवेलेबल हैं, बस इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि ना एक सपना तो लो, पहले एक सपना तो लो कि मुझे क्रैक करना है, उसके लिए एक प्लान तो बनाओ, अपनी थोड़ी सी कुछ जो आप में कुछ जो कमियां हैं उन पे काम करने की सोचो, जो आप में खूबियां हैं उनको थोड़ा बढ़ाओ, तो ऐसे ही तो रैंक निकलेगा। अब इसीलिए हमने देखा कि जो सिलेक्शन इंजीनियर वालों की भी हो रही है, नॉन इंजीनियर की भी हो रही है, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो प्लान बनाने में और देरी क्यों कर रहे हो, है ना। प्लान बना के चलो, बिना प्लान बनाए चलोगे तो दिन बीतते जाएंगे, दिन सालों में तब्दील हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बहुत सारा टाइम बीत गया। बट आपके मन में एक ऐसा एक मलाल रह जाता है कि मैंने सिस्टमैटिकली तैयारी नहीं करी। सिस्टमैटिक तैयारी करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है आपको। अगर मैं जेन्युइनली बोलता हूं, आपको जो भी आप में जो एफर्ट करने की कैपेसिटी है वो मैनी फोल्ड हो जाती है जब आप सिस्टमैटिक तरीके से चलते हो। पेड कोर्सेज में जाने से पहले आप यूट्यूब पे हमारे वीडियोस पढ़े हैं, उनको देखो, उनसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, जो और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आंसर्स लिखने का वहां पे मौका है, वो हमारे पेड मॉड्यूल्स में। फीडबैक लो, मेंटरशिप लो, ये सब कुछ चीजें पेड मॉड्यूल्स में। और आपको चाहता हूं बताना, स्लीपी क्लासेस में हमारे कोई भी पेड मॉड्यूल बहुत महंगा नहीं होता, है ना। तो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे हम, और बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं उनको कंटेंट मिले, राइट कंटेंट, एंड कंसिस्टेंटली। टच वुड, गॉड हैज बीन रियली काइंड, टॉपर्स प्रोड्यूस करता है स्लीपी क्लासेस साल दर साल। इस बार भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं, बहुत से बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जुड़ते हैं जो स्लीपी क्लासेस के साथ, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी गई बस। लेकिन अब यहाँ पे एक मैं चाहता हूँ चीज आपको बताना, मन बनाओ, प्लान बनाओ, प्लान बना के उस पर थोड़ा सा डटो, थोड़ा टिको, एंड अकॉर्डिंगली अचीव करने की तरफ चलो। ठीक है दोस्तों, तो और अगर आपके कोई डाउट है ऐसे तो मुझे जरूर बताइएगा, मिलेंगे। एंड बस मैं इसी वीडियो के अंत में आपको ये चाहता हूं कहना कि कोई भी चीज अचीव नहीं होती अगर आप आधे मन से बिना प्लान के चल पड़ोगे, क्योंकि अगेन आई रिपीट, आपको लगेगा कि बस धीरे धीरे करके हो जाएगा, कभी कोई टॉपिक बहुत डीपली हो जाएगा, कोई टॉपिक बिल्कुल छूट जाएगा। इसीलिए राइट अमाउंट ऑफ कवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पे काम करना, इस पे सोचना। बाकी मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत जल्दी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।